आज मैं आप लोगों को इसमें वेरिएबल्स का यूज़ करना बता रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों ने वेरिएबल का यूज़ किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, डॉट नेट हमने यूज़ करी है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ करने का मेथड होता है हमारा। तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है यहाँ पे वेर। ठीक है, वेर फिर वेरिएबल के नेम। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, इनमें ऐसा हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये इंटीजर टाइप रहेगा, फ्लोट में रहेगा, डबल में रहेगा, कैसे रहेगा। ये सब चीज़ें कब देनी होती हैं, जब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, तब ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। और वो भी अलग से नहीं किया जाता है, जो इनपुट करने की प्रोसेस है उसके अंदर ये सारा काम हो जाता है। वेरिएबल हमने लिए, अब ये जरूरी नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाएं। ये इसमें एक फ़ायदा हमें मिल जाता है कि फिक्स नहीं रहता। नीचे आप इनसे किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर करवा लो। तो वेर ए कॉमा बी मैंने लिया है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने जरूरी है। अब ए में कोई वैल्यू मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, चलो वैल्यू स्टोर करवाने वाला मैं फिर बताऊँगा। अभी हम जैसे प्री डिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने ए में दे दिया 5, बी को मैंने दे दी 13। एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं सी कॉमा सी। अब सी में क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करवाएंगे या सब्ट्रैक्शन आप करवाना चाह रहे हो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो एक कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करवाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना होगा, डिस्प्ले करवाना होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए कल मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था इसमें। क्या मेथड होगा डिस्प्ले करने का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना होगा। तो देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा हमें इसके लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसीलिए डिनोट किया जाता है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं, यही क्या होता है सेल्फ, इसको ही डॉक्यूमेंट बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट है जो हम बना रहे हैं। तो वहाँ दिखाने के लिए डॉट डॉट ऑपरेटर क्या है, कॉल करने के लिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैसे तो ये समझा जाता है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें दिखेगा वो डॉक्यूमेंट है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। डॉक्यूमेंट नाम की एक ही क्लास होती है। उस क्लास के अंदर का फंक्शन अगर हमने कॉल करना है तो तब यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाया जाता है। डॉट राइट, राइट क्या हुआ, फंक्शन हुआ जो प्रिंट करेगा, वैल्यू को दिखाएगा वहाँ पे। तो हमने सपोज दिखाया यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू। अब जिस तरह से आपने देखा होगा डॉट नेट के अंदर हम एंड का यूज करते थे, ठीक है, सी शार्प के अंदर हमने प्लस का यूज किया था, वही तरीका वैसा ही मेथड हमारे यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि वेरिएबल हमारा जो वैल्यू जो हमारी स्टोर है वो सी में स्टोर है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ये हो गया सम इज इक्वल्स टू, या जो भी आप वहाँ पे लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आंसर इज इक्वल्स टू, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो। एक स्टेटमेंट ये है। एक स्टेटमेंट मेरा दूसरा है जिसमें वैल्यू स्टोर है, वो है सी। तो दोनों को कंबाइन करके दिखाना है मैंने, तो एक तरह से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के फॉर्म में यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करता है, प्लस का सिंबल काम करता है। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज करना होगा। वही काम विजुअल बेसिक के अंदर या वीबी डॉट नेट के अंदर आप देखते थे, एंड ऑपरेटर के थ्रू हम करते थे। इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये जब हम करेंगे, हमने फाइल को सेव कर देना होगा। फाइल को नॉर्मली आप जिस नाम से भी सेव करो, लेकिन एक्सटेंशन आपको डॉट HTML ही यूज करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंशन रहता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को एम्बेडेड किया जाता है HTML फाइल के अंदर, और कोई इसका बेस होता ही नहीं है उसको हम चला सकें। डायरेक्टली इसको चलाया नहीं जा सकता। या कोई हम किसी पर्टिकुलर एडिटर में उसको चला रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो हमें प्रोवाइड कर रहा हो कि डायरेक्टली इसको चलाया जा सके। लेकिन इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है अगर नोटपैड के थ्रू कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ एडिशन का, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ एड डॉट HTML। सेव किया मैंने फाइल को। अब हम चेक कर लेते हैं कि फाइल हमारी कहाँ पे सेव होके आई है। ठीक है, और उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने एक फोल्डर बनाया था जावास्क्रिप्ट के नेम से, ये फोल्डर है।
इसके अंदर हमारी एक फाइल आ गई है एडमिन। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। ओपन करने का नॉर्मल तरीका वही है, राइट क्लिक ओपन विद, ठीक है। या तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, सीधे क्रोम में खुल के आ जाएगा। जो आइकन बना हुआ आपको दिख रहा है उसी ब्राउजर में खुलेगा, लेकिन मैं क्रोम में नहीं खोलना चाह रहा हूँ, ओपेरा में खोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे डायरेक्टली उसने दिखा दिया सम इज 18। क्या दिया था हमने, वैल्यूज वहाँ पे क्या दी थी, चेक कर लेते हैं, 13 और 5। तो दोनों को जब इसने ऐड किया होगा तो तब जाके उसने सम वहाँ पे हमें क्या दिखाया है, 18 दिखाया है। तो अगर उसमें ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो पाता तो ऐसा दिखाता ही नहीं हमें आंसर, ठीक है। अब बात वही आती है कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर वहाँ दिखाना है, आप बैकग्राउंड कलर दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, साथ में आप चाह रहे हो कि फॉन्ट का जो साइज है ये बड़ा है लिखा हुआ, ये आप करना चाह रहे हो, तो इसके लिए HTML और CSS थोड़ा मिला जुला के आपको वहाँ पे ऐड करनी होती है। जैसे अगर हमने HTML ऐड किया है, या डायरेक्टली आप चाहो तो हेड सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। HTML पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल हेड सेक्शन जो है, बॉडी पार्ट ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काम तो हमारा कुछ हो नहीं रहा। हेड सेक्शन है आप ऐड करो, उसके अंदर आप स्टाइल टैग लगा दो और वहाँ CSS लगा दो। ये तरीका भी सही तरीका है, गलत तरीका नहीं है। HTML वाले टैग आपको वहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ सकती है कि जैसे कहीं पे अगर आपने बॉडी पार्ट में भी कुछ लिखा हुआ दिखाना है तब वहाँ पे सही रहेगा। अभी तो जरूरत है नहीं हमें। हम चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आ रहा है उस सब का, ठीक है, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल के लिए हम एस्टेरिक सिंबल यूज करते हैं। टाइप सेलेक्टर जो होता है हमारा CSS के अंदर एस्टेरिक रहता है, ठीक है। फॉर ऑल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि क्या हो जाए, एक तो फॉन्ट साइज बढ़ जाए, तो उसके लिए लिखा मैंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो जाए। दूसरा मैं चाह रहा हूँ उसका जो कलर है, जो भी हमें वहाँ पे दिखे, सबका कलर जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे रेड दिखाना चाह रहे हैं रेड हो जाएगा, ग्रीन दिखाना चाह रहे हैं ग्रीन हो जाएगा। और एक बैकग्राउंड कलर अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड कलर भी हम दिखा सकते हैं। मैंने बोला कि बैकग्राउंड यहाँ पे इसका हो जाए येलो। कुछ और प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, ठीक है, बस तो अभी जरूरत लगती नहीं है। तो सेव कर लेते हैं फाइल को, और यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो उसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, अच्छा अब आया, थोड़ा सा लेट शो कर रहा है ना स्क्रीन में। तो ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी कंटेंट लिखा हुआ आप दिखाना चाह रहे हो उसमें भी आप चाह रहे हो कि चेंजेस हो जाए वहाँ पे, CSS के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हो CSS के थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। अगर HTML के थ्रू हम करना चाह रहे हैं तो HTML के थ्रू कैसे होगा, वो तरीका भी आपको बता देता हूँ उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये मेथड तो क्लियर हुआ ना आपको, CSS वाला तो कल ही बताया था तरीका मैंने कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में तरीका। अब इसमें आपको बता रहा हूँ कि हम इसको HTML वाली मेथड से कैसे कर पाएंगे। सेम यही काम, फॉन्ट साइज हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड कलर तो खैर हम CSS में ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन बॉडी के लिए करना है तो तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर बॉडी टैग लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि HTML वाला तरीका यूज़ करेंगे तो बॉडी टैग भी आएगा वहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, टाइटल आप देना चाहो तो फिर वहाँ पे दे सकते हो। टाइटल मैंने दे दिया एडिशन प्रोग्राम, तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। टाइटल टैग हमने नहीं कर दिया, और HTML लगाना जरूरी हो जाता है फिर अगर हम वहाँ पे बॉडी टैग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो, तो उसके लिए बॉडी तो लगाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर ही हमारा पीछे कलर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे येलो दिखा देता है, ठीक है। इसको हम कुछ और दिखा देते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ कलर इसका एक्वा, बैकग्राउंड कलर, और बॉडी टैग मेरा बंद हो जाएगा, चाहे हम इसके अंदर लिखे या ना लिखे, लेकिन क्लोज तो करना ही पड़ेगा जो फॉर्मेट है। अब जो पार्ट हम वहाँ पे कर रहे थे वो पार्ट हमें यहाँ इसके अंदर करना होगा। फॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज बढ़ाना, ठीक है। HTML वाली स्टाइल अप्लाई होगी, CSS वाली नहीं। CSS का भी कर सकते हैं,
वो मैं फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि CSS का एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होगा, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, इसलिए वो तरीका बाद में बताऊंगा। टैग लगाना होगा हमें यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट में ही आ जाएगा कलर, जैसे हम देते थे, ठीक है। कलर इक्वल्स टू मैंने दे दिया रेड, दूसरा साइज इक्वल्स टू, सबसे बड़ा हमारा HTML के अंदर क्या होता था, 7 ही होता था, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्लस का साइन, इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाना होता है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे एंडिंग है हमारा, वहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगा के फॉन्ट टैग हमारा बंद हो जाएगा। तो जो भी टैग्स हमारे रहेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर हम टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना होगा, वहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें टैग्स को लिखना होता है, और ये जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एरर दिखाएगा या आउटपुट ही नहीं दिखाएगा। तो ये तो हमने कर दिया, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड की जगह हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो कलर मैं देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो अब फाइल को सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी आपको दिख रहा है, और फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये हमने यूज किया था HTML स्टाइल से, HTML की हमने जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यूज करके हमने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हमने करना है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को, बताइए, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, बता दीजिएगा जहाँ पे भी दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग है तो फिर हो सकता है कि कहीं पे कोई सिंटैक्स समझ में ना आ रहा हो, कहीं पे कोई चीज़ आपको पता ना चल रही हो क्यों लिखी है हमने, कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है। चलिए ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब इसके अलावा अगर मैंने यूजर से इनपुट लेना है, ये तो एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जो प्री डिफाइंड है, हमने पहले से कोई वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब कंडीशन ये आ जाती है कि मैंने अगर यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट भी हमारा दो तरह का हो सकता है, न्यूमेरिक इनपुट हो गया और एक कैरेक्टर इनपुट हो गया। तो दोनों तरह का इनपुट कैसे लिया जाता है, अब मैं आपको एक नया प्रोग्राम इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैग लगा देते हैं HTML हेड, लगा ही लेते हैं क्योंकि बाद में लगाना ही पड़ता है। टाइटल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे टाइटल टैग मेरा खुल जाएगा, उसके बाद हेड सेक्शन बंद, फिर हम लगाते हैं बॉडी टैग, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट टैग या जावा स्क्रिप्ट मैंने आपसे बोला था कि आप या तो हेड सेक्शन के अंदर लगाओ या तो आप बॉडी टैग के अंदर भी लगा सकते हो, ऐसी उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पे भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखना होगा उसके लिए, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसी के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसी दिक्कत भी आ जाती है कि अगर हमने बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट को लगाया है तो उसमें रन टाइम पे एरर दिखा सकता है, या तो ये भी एरर आ सकती है कि रन ही ना हो। तो ऐसे में तो फिर आपको हेड सेक्शन के अंदर ही लगाना होगा, बट हम ये तरीका भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तरीका होता है। एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे ए, और एक वेरिएबल में ले लेता हूँ यहाँ पे बी, सी, डी, ऐसे हम 4 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे कंपल्सन भी नहीं होता है कि वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना जरूरी ही है। यहाँ पे एक फायदा, एक बेनिफिट आपके पास ये भी रहता है कि वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवाने जा रहा हूँ। कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं स्टूडेंट का नेम एंटर करवाने जा रहा हूँ सपोज, ठीक है। स्टूडेंट का रोल रोल नंबर तो खैर इंटीजर में होगा, स्टूडेंट का फादर नेम है, मदर नेम है, क्लास हो गया या सब्जेक्ट्स हो गए, इस तरह की डिटेल अगर एंटर करवानी है तो वहाँ पे हमें लिखना होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है।
प्रॉम्प्ट एक तरह का फंक्शन ही समझो आप, जो यूजर इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, कैरेक्टर इनपुट के लिए यूज होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट से एक्चुअल में होता क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, इनपुट बॉक्स के फॉर्म में आप कह सकते हो, जहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए कहेगा, इनपुट देने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, तो यूजर एंटर करेगा अपना नाम, कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में। बी में मैं चाह रहा हूँ कि यूजर अपनी क्लास या अपना रोल नंबर एंटर करे। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर से ज़्यादा अच्छा है कि हम यूजर उस स्टूडेंट की एज एंटर करवाएं। ठीक है, तो जब भी इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर करवानी होती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पार्स इंट लगाना होता है। पार्स इंट का आई कैपिटल होता है, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट की मैंने आपको बताया कि दो काम, एक काम तो ये है कि कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करवाएगा, लेकिन साथ में जो यूजर इनपुट बॉक्स हमारे सामने खुल के आ रहा है, उस बॉक्स को ओपन करने का काम भी करता है, उस बॉक्स को लेके आने का, जनरेट करने का काम भी करता है। इसके बिना वो बॉक्स हमारा जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके दो काम है एक तरह से। यहाँ पे हमने लिखा यूजर से एंटर योर एज, तो यूजर अपनी एज वहाँ पे एंटर कर देगा। ठीक है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है लास्ट में। सी में हम यूजर से उसकी क्लास एंटर करवा रहे हैं, या सब्जेक्ट भी एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं। प्रॉम्प्ट में अच्छा एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में डबल ब्रैकेट क्लोज होंगे जब भी हम पार्सिंग का यूज करें, तो पहला ब्रैकेट एक दूसरा। कई बार ऐसा होता है लगाना मैं भूल गया, छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, कई बार पता भी नहीं चल पाता है कि हमने मिस्टेक क्या करी हुई है, एरर क्या है प्रोग्राम में, ये हमें पता ही नहीं लग पाता, तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रॉम्प्ट, उसमें मैंने बोला यूजर से एंटर द सब्जेक्ट, तो यूजर का जो भी सब्जेक्ट होगा अपना सब्जेक्ट एंटर करेगा, और डी में हम उसके मार्क्स वहां पे एंटर करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, पार्स इंट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं कहूँगा एंटर द मार्क्स। ठीक है, दो ब्रैकेट बंद हो जाएंगे मेरे यहाँ पे, दो ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे इस टाइप से। अब इसके बाद मेरी आगे फर्दर प्रोसेस होगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमने यूजर से ही सारी प्रोसेस करवा दी, उसके बाद हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि यूजर इनपुट लेने के बाद उसे डिस्प्ले भी करवाना होगा। ठीक है, तो किस तरह से डिस्प्ले होगा वो तरीका देखिए फिर हम। भारतीय आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट रही है क्या? हाँ सर। दिक्कत आ रही है तो बता दिया करो, तो कई बार मैं दोबारा कनेक्ट करके देखता हूँ, और लोगों को भी बता दो। हेलो, हाँ भारती, अभी सही आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है, कभी दिक्कत आती है साउंड वगैरह में तो बता दिया करो, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी ना, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। इतना तो समझ में आया जितना अभी तक बताया मैंने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो जब भी आपको इंटीजर वैल्यू जैसे स्टोर करवानी होती है, इंटीजर वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो पार्स इंट प्रॉम्प्ट लगता है। और जब भी आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वहाँ पे सिंपली नॉर्मली हमें प्रॉम्प्ट लगाना होता है, और कुछ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? आपके बैच में दो लोग और भी ज्वाइन किया था, उन्होंने लेफ्ट कर दिया क्या?
प्रियंका और रविंद्र। चलो ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब हमने डिस्प्ले करवाना है, यूजर से इनपुट तो करवा दिया, अब यूजर से जो हमने इनपुट लिया है हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए डायरेक्टली हमें वही लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिखाएंगे योर नेम इज, क्या नेम है, वो यूजर का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। योर नेम इज प्लस, क्योंकि वेरिएबल हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, वेरिएबल के बेसिस में वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो प्लस लगाया जाएगा, प्लस ए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाना है, जैसे होता है ना कि अगर 2 लाइन मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, 3 लाइन या मल्टीपल लाइन्स में शो करना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं बी आर का यूज़ नहीं करता हूँ तो आपको ये भी पता है कि वो सेम लाइन में दिखा देगा। चलिए मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, फिर देखना किस तरह से दिखाएगा। एक मैंने हिंट तो आपको दे दी है कि बिना ब्रेक के नहीं दिखाएगा, बट फिर भी ट्राई तो कर ही लेता हूँ। योर एज, जो यूजर की एज होगी वो दिखा देगा किसमें, बी में दिखा देगा, प्लस बी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे योर सब्जेक्ट एज, जो भी यूजर का सब्जेक्ट होगा यहाँ पे दिखा देगा, और सेमीकोलन। लास्ट लाइन है हमारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं योर मार्क्स आर प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स के लिए हमने डी लिया होगा। तो अब अगर हम इसको ऐसे ही दिखाना चाह रहे हैं एज इट इज फॉर्म में, ठीक है, सेव कर लेते हैं पहले फाइल को। तो फाइल का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल। लगाना ये जरूरी है, ये हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं फाइल को। सेव करने के बाद अब यहाँ पे चेक करते हैं, फाइल हमारी बनके आ गई होगी, राइट क्लिक, डायरेक्टली ओपन कर दिया है इसमें, ओपन विथ ओपेरा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अब ये इनपुट बॉक्स दिखा रहा है, ठीक है। एंटर योर नेम कह रहा है पहले, सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया स्टूडेंट का ABC, उसके बाद कह रहा है एंटर योर एज। अब चाहे आप एंटर करें या ओके करें, आप ऐसे ही अगर इसको छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो फिर मैं आपको दिखाऊंगा करके क्या होगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एज 20, सब्जेक्ट मैंने लिखा इंग्लिश, और मार्क्स मैंने लिख दिए यहाँ पे 78, ओके। अब इस तरह से हमें यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से डिटेल यहाँ पे इसने दिखा दी हमें। अब आप देख रहे हो कि जो भी डिटेल हमें दिखा रहा है पूरा एक ही लाइन में दिखा दिया उसने, मिक्स करके दिखा दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसने प्रॉपर हमें दिखाना चाहिए था अलग अलग लाइन में, ठीक है। अब फॉन्ट साइज बढ़ाना कम करना, कलर करना, बैकग्राउंड कलर करना हो तो एक अलग कंडीशन है। तो ऐसे में अगर हमने BR का यूज करना है, ब्रेक का यूज करना है, तो फिर क्या करना होगा, जो मैंने आपको अभी जस्ट तरीका बताया था कि प्लस लगा के तब हमारा कोई भी टैग यूज होगा। अब आपको पता है कि BR टैग बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है, तो लास्ट में ही यूज होगा, लेकिन प्लस का साइन लगाने के बाद, ठीक है, प्लस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर BR, फिर सेम वही तरीका यहाँ पे भी प्लस और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर BR इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लास्ट वाले में लगाने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मान लीजिए वाली कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ, अगर हमने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी, यूजर ने अगर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी तो क्या दिखाएगा, ठीक है। मैं ऐसे सीधे ओके ओके करते चले जाता हूँ, ये देखिए किस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू में तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा आपको। इंटीजर वैल्यू में NaN दिखा देगा, नॉट अ नंबर, जबकि हमने वहाँ पे पार्स इंट लगाया था। तो पार्स इंट का मीनिंग क्या होता है
कि वहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं या लिखा हुआ दिखा रहे हैं, जो यूजर इनपुट दे रहे हैं हम, वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो इसी तरह की एरर दिखाता है, जैसे अभी दिखा रहा है NaN, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो अब एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, CSS लगा के फॉन्ट साइज वगैरह ये सब हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि CSS के थ्रू आप देख रहे हो कि ये काम हमारा इजी हो जाएगा। अब CSS आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पे भी CSS आप जावास्क्रिप्ट के साथ 3 तरीके से यूज कर सकते हो। वही 3 तरीके, वही 3 मेथड जो आप लोगों को पहले ही बताए थे। इनलाइन स्टाइल हो गया, एम्बेडेड स्टाइल हो गया, ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ टाइप 2। एक थर्ड हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS के थ्रू। ठीक है, जिसमें एक अलग से हमारी एक फाइल बनती है CSS की, उसके थ्रू। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारा, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा ये रहेगा पिंक रहेगा। हाँ, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, फॉर ऑल कह सकते हो आप। ये प्रॉपर्टी हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगी जहाँ जहाँ होनी चाहिए। कलर है, जैसे कलर में हमने दे दिया पिंक है, पिंक के साथ सपोज वाइट कलर देते हैं अगर दिखाता है, और फॉन्ट साइज बढ़ा लिया सपोज हमने इसमें। तो मैं देता हूँ यहाँ पे ये होना चाहिए 40%, थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली आप देना चाहो दे सकते हो। मतलब इसके अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर तो है, बट इसके अंदर भी सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज ही हमारी आती हैं कि जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर, ये तो क्या करेगा, बैकग्राउंड के लिए हो जाएगा, हर किसी के बैकग्राउंड के लिए नहीं होगा, ये पूरे पेज में कर देगा। कलर की बात आ रही है तो कलर वाला हर किसी में अप्लाई होगा, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे कलर उसका फॉन्ट कलर वाइट रहेगा। फॉन्ट साइज हर किसी का 40 रहेगा। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट की जो स्टाइल या फॉन्ट का टाइप कह सकते हो आप, हर किसी के लिए सेम रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 4। तो जो भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं उस तरह की होनी चाहिए यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए, जो कॉमन प्रॉपर्टी हो, हर किसी में काम करती हो, तब जाके उसको अप्लाई कर पाएगा। तो नेम मैंने एंटर किया सपोज यहाँ पे ABC, एज मैंने एंटर कर दी सपोज 32 लिख लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, सब्जेक्ट मैं एंटर करता हूँ सपोज हिंदी, मार्क्स मैं एंटर करता हूँ 90। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो CSS की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करी थी या हम करना चाह रहे थे, वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, इजीली अप्लाई हो जा रहा है। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हो इसको, कंटेंट को अपने। और अच्छे फॉर्म में दिखाना है तो फिर वही है कि CSS को थोड़ा सा और एनहांस करना पड़ेगा, तो और अच्छे फॉर्म में दिखा सकते हैं। कलर के साथ साथ कुछ और ऑप्शन, शैडो वगैरह आप दिखाना चाह रहे हो, हेडिंग में शैडो दिखाना चाह रहे हो, वो तो फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किस तरह से उसको दिखाना चाह रहे हैं। सपोज मान लीजिए ये डिटेल तो मेरी दिखेगी दिखेगी। इसके अलावा अगर मैं बॉडी टैग लगा के, अभी तो मैंने बॉडी टैग में लगाया है ना, देखो बॉडी टैग में लगाने का इसका एक फायदा हमारा ये भी हो जाएगा कि अगर मैं हेडिंग लगाता हूँ कोई, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई स्टूडेंट डिटेल्स, एक मैंने हेडिंग बनाई है। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, हेडिंग पहले दिखेगी और डिटेल्स हमें बाद में दिखेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी बाद में रन करेगी ना। अगर स्क्रिप्ट मैं पहले लगा देता हूँ हेडिंग से पहले, चाहे मैं बॉडी टैग के अंदर ही लगाऊँ या फिर हेड सेक्शन के अंदर लगा देता हूँ, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट पहले रन कर जाती है और बॉडी टैग का कंटेंट बाद में दिखाई देता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि बिल्कुल सही दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हेडिंग के लिए भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं CSS की, कि मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग का जो मेरा कलर है ये हो जाए येलो। साइज में अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ तो साइज मैंने दे दिया 1 सेंटीमीटर, खाली साइज तो नहीं आएगा, फॉन्ट साइज कितना पड़ेगा। ठीक है,
CSS है, क्योंकि अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। क्या प्रॉपर्टी होती है उसके लिए? टेक्स्ट विद एक्यूरेसी, अंडरलाइन, ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे आ जाएगी। सेव कर लेते हैं, तो चेक करते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो नेम में वही देते हैं ABC, एज कुछ भी देते हैं 22, सब्जेक्ट मैथ्स देता हूँ और मार्क्स देता हूँ 97। तो इस तरह से हमें दिखा रहा है। हम अगर यहाँ पे कहते हैं कि हेडिंग को सेंटर में दिखाए तो सेंटर में दिखा देता हूँ। अच्छा, इन केस अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मान लीजिए इसका जो मैं चाह रहा था कि इसका फ्लो चेंज हो जाए, फ्लो का मतलब कि स्क्रिप्ट पहले आ जाए, हेडिंग नीचे आ जाए। एक बार हम ऐसा भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से दिखाएगा या दिखाता है। हेडिंग मैं नीचे दे रहा हूँ, डिटेल्स में ऊपर दिखा देता हूँ। हेडिंग को चलो सेंटर में भी कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी काम करेगी फिर हमारी। ठीक है, सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद डिटेल पूछेगा सारी हमसे। ठीक है, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे एज मैंने दे दिया 45, सब्जेक्ट देता हूँ हिंदी, मार्क्स देता हूँ 70। इस तरह से आप देखो क्या चेंज आ रहा है उसमें। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला भी था कि अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो उसके हिसाब से ही हमें वो डिटेल दिखाएगा। हेडिंग नीचे लाने से हेडिंग को नीचे दिखा रहा है, स्क्रिप्ट वाला पार्ट मेरा पहले रन हो जा रहा है। तो प्रॉपर तरीका वही है कि अगर हम चाह रहे हैं, चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी फिलहाल, मैं हेड के अंदर दे देता हूँ, फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। अब तो हमारा बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट नहीं है ना, अब मैं स्क्रिप्ट को लगा रहा हूँ हेड के अंदर, मैं लगा रहा हूँ इसको यहाँ पे। तो अब क्या चेंज आता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, नेम देता हूँ ABC, एज और हिंदी, ये देखो। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं, हमें हेडिंग अगर ऊपर चाहिए, कंटेंट हमारा ऊपर चाहिए, हमें बॉडी टैग के अंदर का जो लिखा हुआ कंटेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर आए, लिखा हुआ पहले आए। तो स्क्रिप्ट को आपको बॉडी टैग के अंदर हेडिंग के नीचे या उस कंटेंट के नीचे लिखना होगा, तब जाके वो प्रॉपर वैसे दिखा पाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट हमारी पहले काम कर जा रही है। ठीक है, वही तो दिक्कत आ रही है इसमें, स्क्रिप्ट हमारी पहले काम कर जा रही है और जो ये हेडिंग है ये हमारे फिर नीचे दिखा रहा है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि तरीका तो सही है नहीं। हेडिंग तो हमेशा हमारी ऊपर ही दिखाई देती है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया रखता हूँ 45 मैथ्स, अब सही दिखा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हमें इनको मैनेज करना पड़ता है। कहीं पे हमें लगता है कि स्क्रिप्ट की ज़रूरत हमें बॉडी के अंदर है तो बॉडी में लगाना पड़ता है। कहीं पे हमें लगता है कि बॉडी में नहीं लगा के या विदाउट बॉडी टैग, विदाउट उसके सारा काम हो जाएगा, खाली अगर हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं। ये तरीका भी है। ठीक है, तो क्लियर हुआ फिर ये आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बताइए? समझ में आ गई प्रोसेस किस तरह से आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। सर ये जो ए से पहले जो प्लस लगा था इसका क्या मतलब बताया आपने? ये प्लस का साइन कॉनकैटिनेट करने के लिए होता है, कंबाइन करने के लिए। कॉनकैटिनेट का मतलब कंबाइन करना होता है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में उसको कॉनकैटिनेट बोला जाता है, जिसे हम मर्ज करना कहते हैं या कंबाइन करना, वही हुआ। तो उसके लिए प्लस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो आप खुद ही सोचो, जैसे एक यहाँ पे दिखा रहा है योर नेम इज, आउटपुट में दिखा रहा है ना योर नेम इज, ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट था। अगर मैं बीच में प्लस का साइन नहीं लगाता या इसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे कि कंबाइन करके दिखा पाए, तो ये वाला जो पूरा एक ये कंप्लीट लाइन मेरी दिखाई दे रही है, ये लाइन इस फॉर्म में दिखती ही नहीं। एल्ट्रॉन लिखा हुआ नीचे आ जाता, या जो भी मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे आ जाता लिखा हुआ। ठीक है, तो ये उसको साथ में कंबाइन कर रहा है। साथ में एक चीज और कंबाइन करने के लिए हमने बोला है बी आर।
तो बी आर मतलब क्या है, ब्रेक। बी आर टैग आपको पता है कि HTML के अंदर क्या काम करता है, ब्रेक प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए लाइन में हमारा ब्रेक आ जा रहा है। अगर मैं बी आर टैग हटा दूँ तो लाइन में ब्रेक दिखेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा टैग हमें कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से लगेगा। अगर ये हमें पता है तो फिर जावास्क्रिप्ट में काम करना कोई बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है, बहुत ईजी है समझो पूरा। फिर तो इम्प्लीमेंटेशन खुद ही होता रहता है, कैसे कैसे करना है हमने, किस किस तरीके से हो सकता है, हम नए तरीके नए मेथड खुद से हमें क्लियर होने लगता है, खुद से हमें आने लगता है कि और हम कैसा कर सकते हैं इसके अलावा। ये इसका फायदा है। ठीक है, तो ये तो ऐसे यूजर इनपुट वाला मैंने आपको बताया। यूजर इनपुट कैरेक्टर के फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो इसी यूजर इनपुट की हेल्प से आप वहाँ पे एडिशन वाला प्रोग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, किस तरह से देख लेते हैं, नई फाइल बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, सारी प्रोसेस हमारी यही होगी, ऐसे लिखना होगा बिल्कुल हमें। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स की जगह आप चाहो तो एडिशन वाला प्रोग्राम आप लिख सकते हो, या हेडिंग आप लिख सकते हो एडिशन। बाकी हम सब चीज़ें वही रहने देते हैं, हेडिंग के लिए सारी प्रॉपर्टी वही रहेगी। और बॉडी के लिए आप कह सकते हो, या फिर अदर्स के लिए जो एलिमेंट यहाँ पे दिखेंगे उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेरिएबल्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, इतना सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हम वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे सी, जिसमें हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब अगर मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ठीक है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी होगी, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, पार्स एंड देन फ्रॉम। उसके बाद हमारा फाइनली एक और ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, एक और पैरेंथेसिस आपको लगाना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, या एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, जो भी आप लिखाना चाह रहे हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर सेकंड वैल्यू, ये हो जाएगा। अब यूजर से जब दोनों वैल्यू हमने एंटर कर ली हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर उसके बेसिस में कोई भी ऑपरेशन जो भी आपने परफॉर्म करना है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी होता है इसमें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और भी कई सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी हमने किए थे, यहाँ पे हम उसको दिखा देंगे। ठीक हो गया। आप चाहो तो उसको अलर्ट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। अलर्ट के फॉर्म में कैसे दिखाना होगा उसका तरीका तो मैं कल बताऊंगा फिर कैसे होगा, अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और सम आ जाएगा, यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। अब लेकिन अगर आप चाह रहे हो साथ में कि पहली वैल्यू कौन सी दिखाई, कौन सी एंटर करी, दूसरी वैल्यू कौन सी एंटर करी, या ये भी आप दिखाना चाह रहे हो, तो तरीका भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, कैसे दिखेगा, ए से दिखेगा, और प्लस साथ में ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाके प्रॉपर आएगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं सेकंड वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू में किस में दिखाएगा, बी में दिखाएगा, प्लस ब्रेक लगाने के लिए बी आर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फाइनली सम दिखा देगा। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइनली फाइल को ऐड वन कर लेते हैं डॉट एचटीएमएल, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा ब्राउजर से ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एंटर करने के लिए कह रहा है, मैंने एंटर किया 45, सेकंड वैल्यू मैंने एंटर करी 78। इस तरह से हमें दिखा देगा। प्रोग्राम का नाम है एडिशन, फर्स्ट वैल्यू है 45, सेकंड वैल्यू है 87, सम कितना है वो भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो कंटेंट को। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए समझ में आया इतना। ठीक है, किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये समझ में आया। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप दिखाते हो, डिस्प्ले करते हो कंटेंट को, एलिमेंट्स को, तो ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्टली हमने सम दिखा दिया, अब सम किस किस का हो रहा है अगर ये दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा तरीका हो गया। ठीक है, बाकी फिर आप
दिखाने का तरीका है, आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या उसका कलर रहेगा, क्या उसका फॉन्ट साइज रहेगा, क्या उसका स्टाइल रहेगा, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक हो गया। इस टाइप से दिखा देगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन वाला प्रोग्राम बनाया है, सेम यही प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम की बेसिस में आप मल्टीप्लिकेशन बना सकते हो, सब्ट्रैक्शन आप बना सकते हो, डिवीजन आप बना सकते हो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और मॉड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। मॉड मॉड के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, या मॉड के लिए हम क्या यूज करते हैं, याद है आप लोगों को? कुछ पहले हमने किया था डॉट नेट के अंदर, अगर हमने मॉड निकालना हो तो कौन सा ऑपरेटर या कौन सा सिंबल हमें यूज करना होता है वहाँ पे, आ रहा कुछ याद? परसेंटाइल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, परसेंटेज वाला जो ऑपरेटर होता है हमारा, ठीक है। परसेंटेज ऑपरेटर का काम, परसेंटेज वाला ऑपरेटर मैंने आपको सी शार्प के अंदर बताया था, ठीक है। क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर हमें MOD लिखना पड़ता था, विजुअल बेसिक अगर हम चला रहे हैं तो हमें वहाँ पे पर्टिकुलर MOD लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम मॉड के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को मॉड के लिए क्या करना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कर लोगे ना आप लोग मॉड वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, ये सब कर लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? बताइए, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। तो इन प्रोग्राम को तो आप कर ही लोगे, इजी प्रोग्राम है। फिर मैं कल आप लोगों को इसमें वाले प्रोग्राम बता दूंगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, सिंपल ही हैं, वो भी सिंपली हो जाएंगे। बात आती है स्क्वायर रूट की, पावर की, इनके लिए फंक्शंस यूज किए जाते हैं, वो तरीका क्या होगा वो मैं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया उसके लिए क्या करना होगा, एरियाज वाले प्रोग्राम बनते हैं हमारे। प्रोग्राम समझो आप, जितने हमने उसके अंदर बनाए थे डॉट नेट के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए थे, विजुअल वाले प्रोग्राम नहीं। विजुअल वाले प्रोग्राम हमारे बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। विजुअल वाले कैसे, कि हमने कोई फॉर्म बनाया है या कोई हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है मान लीजिए, अब उस लॉगिन फॉर्म में लॉगिन करने के बाद तब हम वेबसाइट के अंदर जा पा रहे हैं। एक हम ऐसा मतलब यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं इस तरह की कि जिसमें पहले यूजर को लॉगिन फॉर्म दिखाए। लॉगिन फॉर्म एंटर करने के बाद, जैसे जीमेल की आईडी आप लॉगिन करते हो या फेसबुक आप लॉगिन करते हो, सेम उस तरह का प्रोसेस होगा। तो अगर वो सही होगा तो तब वो लॉगिन करने देगा, अगर गलत होगा तो लॉगिन नहीं करने देगा। रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड दिखा देगा, या इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इस तरह से एक एरर दिखा देगा हमें। ऐसे प्रोग्राम भी बनेंगे इसमें हमारे, वो आगे जाके आएंगे। कई तरह के प्रोग्राम है, वही मैंने आप लोगों को बताया ना। इसमें क्वेश्चनरीज वाला प्रोग्राम बना सकते हैं हम, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनता है ये भी। कि जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं उसके, ठीक है। तो उसमें से यूजर एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो उसमें पॉइंट दिखा देगा कि इतने पॉइंट मिले, और साथ में पॉइंट्स को ऐड भी करता जा रहा है, या इस टाइप की प्रोसेस। तो थोड़ा सा टिपिकल जरूर होते हैं प्रोग्राम, लेकिन बन जाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आती जब एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखने में टिपिकल लगता है बट बन जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम, ठीक है। तो आज के लिए तो फिर इतना ही करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है इसमें से तो बताइए फिर आप, कोई अगर दिक्कत है तो। सर इसको, ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। वेबसाइट में इम्प्लीमेंट भी देखो, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे होगा, ऐसा नहीं कि हमने हर जगह कर लिया। वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन इसका देखो, एक तो कहाँ हो सकता है, फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है, या जैसे बटन्स के लिए काम कर सकता है, जैसे ये है, देखो यहाँ पे भी तो एक बटन है नहीं। तो इस बटन में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो तब आगे जाके एक नया फॉर्म खुल के आ जा रहा है, नई विंडो खुल के आ जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट काम कर रही है, बना तो PHP में है, ठीक है। डाटाबेस कनेक्टिविटी जो हुई है, जहाँ से वो डाटा फेच करके लेके आ रहा हो, तो PHP के थ्रू हो रहा है। बट ये भी आप देख रहे होगे कि इसमें बटन जो काम कर रहा है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर रहा है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में
जो PHP वाला पार्ट है, जो डेटाबेस है इसका, वो जावा से भी तो हो सकता है। जावा से हो सकता है, बट उतना परफेक्टली नहीं कह सकते ना, उतना परफेक्टली नहीं होगा। जावा तो एक ज़्यादा सपोर्ट करता है ना, जावा तो जैसे सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। PHP जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही जैसी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सपोर्ट करता है उसमें, तो ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उसमें लेकिन कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ जाती है, इतना ही फ़र्क है उसमें। बहुत कोडिंग करके जो काम आप PHP के थ्रू 10-12 लाइन से आप कर लोगे, वो काम आपको जावा के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिख के करना पड़ेगा। ये डिफरेंस आता है इसमें, इसीलिए ज़्यादा प्रेफर तो PHP को किया बटन जाता है उसके लिए। जैसे जो ई-कॉमर्स साइट होती है उसमें जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ ना, कर डिजाइनिंग, अभी सकते तो हो, हाँ डिजाइनिंग ही हाँ चल रहा हाँ, कर सकते हो उसको, वो करना ही पड़ेगा वैसे भी। बिना जावास्क्रिप्ट तो आप वर्किंग कैसे करवाओगे ना वेबसाइट को, तो करवाना ही पड़ेगा आपको। जावास्क्रिप्ट के फिर वहाँ सर्वर क्लाइंट के ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं, वो तो खैर आप लोगों का उसमें सिलेबस में नहीं होता है, बट वो अलग से आपको सीख के करना पड़ेगा, उसमें कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो सकता है ऐसा। है। इस तरह के ऑप्शंस भी आएंगे हमारे, वैलिडेशंस वगैरह होती हैं जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारी हैं कि अभी के लिए तो बस डिजाइनिंग ही चल रहा है, तो डिजाइन में अभी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही सकते हैं हम हाँ, स्क्रिप्ट का। कर सकते हो उसमें। अभी तो क्या सीख रहे थे डेटा। और फिर जो आपने जो एसक्यूएल पढ़ाई है, माइस्क्यूएल, उसको भी इम्प्लीमेंट थोड़ी कर सकते हैं। माइस्क्यूएल का इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं होगा, वो जावा के साथ ही हो सकता है उसका। जब जब तक हम जावा नहीं सीखेंगे, विदाउट जावा उसका नहीं कर पाएंगे। तो हो जाएगा उसका भी, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये मॉड्यूल्स ही ऐसे है ना, इनमें टाइम थोड़ा लगता ही है, ज़्यादा करने में टाइम टेकिंग मॉड्यूल्स होते हैं, थोड़ा टाइम देंगे तो तभी हम उसको अच्छे कर भी पाएंगे, टाइम लगता और ही फिर है। जो आपने डॉट नेट में C# भी पढ़ाया था ना, हाँ, जो पढ़ाया था उसमें, वो बेसिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए होगा ना, क्या कहते हैं, विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए। हाँ, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो आप उससे, आपके थ्रू। कंसोल एप्लीकेशन। हाँ, कंसोल एप्लीकेशन बन सकती है। कई बार क्या होता है कि जो वीबी डॉट नेट है, जो वीबी डॉट नेट है, सी शार्प है, इनका यूज जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं इनको बनाने के लिए भी किया जा सकता है। बात फिर वही आ जाती है कि कोडिंग जो लेवल होता है ना, वो कोडिंग का लेवल उसमें बहुत हाई है, तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्या कोडिंग करनी है, कैसे C# करनी है। में। हाँ, सी शार्प हो या वीबी डॉट नेट हो, वहाँ पे फिर उस कंडीशन में हम फिर ASP डॉट नेट में जा सकते हैं। ASP डॉट नेट होता है, वो तो पेड होता है। हाँ, ASP डॉट नेट जो है पेड तो नहीं कह सकते हैं, फ्री भी रहता है, बट सीखने के लिए तो फ्री रहता है। जब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। सर ASP.NET सही है या PHP ज़्यादा सही है? PHP सही हुआ ना, ASP डॉट नेट पहले आया था। ASP डॉट नेट जो है ये एक्चुअल में इसको, माइक्रोसॉफ्ट का है ना? हाँ, इसका सक्सेसर कह सकते हो आप, PHP का सक्सेसर है। अच्छा। हम्म, और सर .NET फ्रेमवर्क तो लगभग बेसिक ही हुआ, मतलब एक तरह से जैसे आने ही चाहिए। हाँ, डॉट नेट जो है इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन होता ही है उसका, वेबसाइट के फॉर्म में अगर आप कहो तो सी शार्प के थ्रू भी हो सकता है और ASP डॉट नेट के थ्रू भी हो सकता है। हाँ सर, यही पूछा था मैं, जैसे C# को हम .NEट फ्रेमवर्क में करते हैं, हम्म, तो कोई और फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं क्या .NEट की जगह C# के लिए? उसमें विजुअल स्टूडियो का ही आता है, विजुअल स्टूडियो ही रहता है, कोई और उसी के अंदर होता फ्रेमवर्क, है C#। हाँ, कोई और फ्रेमवर्क तो रहता नहीं है, डॉट नेट का ही यूज होता है। विदाउट डॉट नेट वो काम कर भी नहीं पाती है। नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मली भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको फिर विजुअल स्टूडियो में अगर चलाना है, और इसका एक और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है VS कोड करके आता है, उसमें चलाना है तो फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क ही काम करता है। वही है फ्रेमवर्क के जो हमें प्रोवाइड करता है, एक डॉट नेट ही है। तो हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, हमारी इस तरह की विंडोज़ एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है तो जो वहाँ पे हैवी एप्लीकेशन होंगे उनके लिए तो यही सही रहेगा, मतलब आपके हिसाब से C# वगैरह।
हाँ, हैवी एप्लीकेशंस के लिए तो सी शार्प ज़्यादा बेस्ट रहता है। वेब एप्लीकेशन नहीं, वेब एप्लीकेशन के लिए तो हमारा यही सब रहता है, PHP, MySQL, और पाइथन भी उतना यूज़ नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, इनसे ही सारा काम होता है। इस टाइप से, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए तो इतना ही करता हूँ।